अभी तक हम लोगों ने देखो डिजिटल के अंदर बेसिक टूल्स के बारे में बात की है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सर्किट में हमारी मदद करने वाले हैं। जैसे हो गया बूलियन अलजेब्रा, हो गया के-मैप, हो गया लॉजिक गेट्स, हो गई। ये सभी क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स को बनाने के काम में आते हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने सर्किट्स के बारे में बात नहीं की। अभी तक हमने कोई मीनिंगफुल सिस्टम डिजाइन नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ हमने क्या देखा है कि सर्किट्स को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स का यूज होने वाला है और सर्किट के लॉजिक को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर, तो हम लोग सिर्फ सर्किट बेस्ड बात करेंगे कि सर्किट्स किस तरह से डिजाइन होते हैं डिजिटल सर्किट्स के अंदर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स या कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन। अब देखो, कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब क्या होता है? जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है तो दो तरह के सर्किट पढ़े जाते हैं। एक कहलाते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरे कहलाते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं? वो सर्किट जिनमें की आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट के कॉम्बिनेशन पे। यानी इनपुट मान लो अगर 3 है तो उनके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन। तो इनपुट का कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है ये डिटरमाइन करता है आउटपुट को। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशनल सर्किट। लेकिन अब एक चीज सोच करके देखो, कोई भी सिस्टम में डिजाइन करता हूं, चाहे कंट्रोल सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर, तो ये चीज तो ऑब्वियस सी बात है ना। अगर कोई सिस्टम है या सर्किट है, मान लो कोई सिस्टम है, इसके अंदर 3 इनपुट है, सपोज ए बी सी, और जैसे 2 आउटपुट है, तो ये चीज तो ऑब्वियस होनी चाहिए कि y0 और y1 ये दोनों ही क्या है? ये फंक्शन है 3 इनपुट का। तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर ये जनरल सिस्टम के लिए ट्रू है तो क्या हर सिस्टम ही मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट है? नहीं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर खास बात ये होती है कि आउटपुट सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है? इनपुट का। वहीं जब सीक्वेंशियल सर्किट पे जाएंगे, सीक्वेंशियल किससे डिराइव्ड है? सीक्वेंस से। तो सीक्वेंस जैसे देखो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे होता है तो उसमें नेक्स्ट टर्म किस पे डिपेंड करती है? प्रीवियस टर्म पे। इवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, उसमें भी नेक्स्ट टर्म किस पे डिपेंड करती है? प्रीवियस टर्म पे। कहने का मतलब सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पिछला आउटपुट क्या मिला था। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट सिर्फ इनपुट पे ही नहीं बल्कि अपनी पुरानी वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, और कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनपुट पे। तो यही मेजर डिफरेंस होता है दो तरह के सर्किट में, डिजिटल में, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। अब देखो, सीक्वेंशियल में अगर आउटपुट अपनी पिछली वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है आउटपुट की पिछली वैल्यू को कहीं ना कहीं सेव करना जरूरी है। अगर आउटपुट की पिछली वैल्यू को कहीं सेव कर रहे हो, इसका मतलब उस सर्किट के अंदर क्या होना चाहिए? उस सर्किट के अंदर होना चाहिए मेमोरी। ठीक है, उस सर्किट में जब मेमोरी होगा तभी वो पिछली वैल्यू को स्टोर करके अगली बार उसे यूज कर सकता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो होते हैं मेमोरी लेस सर्किट होते हैं, और सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं वो मेमोरी वाले सर्किट होते हैं। मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर ये है। तो इसमें लिखो, in a combinational circuit the output only depends on the value of input regardless of the previous value of output,
नेक्स्ट पॉइंट, output only depends on present value of input, only depends on present value of input। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है कि अगर t टाइम पे आउटपुट देख रहे हो तो इनपुट भी किस टाइम पे देखोगे, t टाइम पे। तो ये सिचुएशन तो होती है आइडियल, जबकि प्रैक्टिकली हमने ये देखा था लॉजिक गेट्स में जब पढ़े थे कि सिस्टम में हमेशा क्या होता है, प्रोपगेशन डिले होता है। तो उस प्रोपगेशन डिले को इस तरह से दिखा देते हैं। तो ये वाला केस है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली आउटपुट में कुछ ना कुछ डिले जरूर मिलेगा। क्यों डिले मिलेगा? क्योंकि जब सिग्नल जाएगा इनपुट से आउटपुट की तरफ तो बीच में वायर होंगी, लॉजिक गेट्स होंगे और हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ डिले ऑफर करता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होती है कि प्रैक्टिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर डिले होता है। आइडियली देयर मस्ट बी नो डिले बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। दूसरी बात, जैसा मैंने सिस्टम दिखाया इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीमो सिस्टम। मीमो माने मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर कई सारे इनपुट हो सकते हैं और कई सारे आउटपुट हो सकते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना कि इनपुट मल्टीपल होंगे और आउटपुट यूनिक होगा, नहीं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट भी मल्टीपल होते हैं और आउटपुट भी मल्टीपल। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल सोच करके देखो, अगर दो नंबर का सम कर रहे हो तो सम करने में एटलीस्ट दो आउटपुट मिलेंगे, एक तो सम और एक कैरी। इसका मतलब है उस एडर के कितने आउटपुट होते हैं, दो आउटपुट होते हैं, सम एंड कैरी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ऐसे ही कंपैरेटर अगर बनाओ, कंपैरेटर के अंदर तीन आउटपुट होते हैं, एक तो लेस देन के लिए a लेस देन b। दो नंबर को अगर कंपेयर कर रहे हो तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, a लेस देन b, दूसरी a इक्वल टू b, तीसरी a ग्रेटर देन b। इस तरह से किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिंगल आउटपुट तो हो ही सकता है, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा आउटपुट उसके अंदर बनेंगे। तो जैसे जैसे हम इस टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं तो ये देखोगे बहुत सारे सर्किट्स हम ऐसे देखेंगे जिसमें मल्टीपल आउटपुट प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्या होता है, जब कभी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने की बात आती है तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाया जा सकता है। तो पहले उस स्टेप्स को हम लोग समझते हैं। देखो, कभी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर बनाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। पहले ही पता लगाओ सर्किट में कितने इनपुट टर्मिनल हैं और कितने आउटपुट टर्मिनल हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि सर्किट की वर्किंग हमें पता होगी कि करना क्या चाहते हो। बेस्ड ऑन वर्किंग ड्रॉ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हमने क्या देखा था, क्या आता है ट्रुथ टेबल के अंदर भाई? ट्रुथ टेबल में हर इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट क्या लिखा जाता है, करेस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखा जाता है। तो जब मुझे ये पता है कि सर्किट काम क्या करने वाला है तो मैं ये बता सकता हूं हर इनपुट कॉम्बिनेशन का आउटपुट क्या हो सकता है, उसको किस में लिख दो, ट्रुथ टेबल में। अब ट्रुथ टेबल आने के बाद क्या कर सकते हो, ड्रॉ के मैप एंड मिनिमाइज लॉजिक। ठीक है, के मैप ड्रॉ करके लॉजिक को पहले मिनिमाइज कर लो। अब लॉजिक मिनिमाइज होने के बाद डिजाइन सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट्स। एक बार लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो उस सर्किट को लॉजिक गेट्स की मदद से बना सकते हो। ठीक है, हमारे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो कौन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लॉजिक गेट्स है। ठीक है, लॉजिक गेट्स खुद कैसे बने हैं अभी हम लोगों ने ये डिस्कशन नहीं किया है। तो हमारे लिए मिनिमल यूनिट कौन सी है, लॉजिक गेट है। जबकि जब हम आगे जाते हैं लॉजिक फैमिलीज की बात करते हैं तो लॉजिक फैमिलीज के अंदर ये भी देखा जाता है लॉजिक गेट्स बनते कैसे। तो उसके अंदर बात ही ये करते हैं
कि लॉजिक गेट को ट्रांजिस्टर से कैसे डिजाइन करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अभी तक मेरे लिए मिनिमम यूनिट क्या है, कंस्ट्रक्शन की लॉजिक गेट, लेकिन आगे जाते हुए इस मिनिमम यूनिट को भी मैं तोड़ दूंगा, किसमें तोड़ दूंगा, ट्रांजिस्टर्स के अंदर। ठीक है, अब देखो एक तो एग्जांपल लेते हैं डिजाइन के, फिर हम लोग फुल फ्लैजेडली कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट करेंगे। तो पहला एग्जांपल लिखना, मेजॉरिटी डिटेक्टर, मेजॉरिटी डिटेक्टर, ब्रैकेट में लिख लो 3 इनपुट, ब्रैकेट में लिखना 3 इनपुट, अब इसमें एक पॉइंट लिखो, a majority detector gives an output 1, a majority detector gives an output 1 when majority of the inputs are 1, when majority of the inputs are 1। मेजॉरिटी का क्या मतलब होगा भाई, 3 में से मेजॉरिटी हासिल करने के लिए कितने इनपुट 1 होना जरूरी है, 2 इनपुट। तो देखो जैसे एक 3 बिट का मेजॉरिटी डिटेक्टर है, 3 बिट कह दो या 3 इनपुट कह दो, 3 बिट मेजॉरिटी डिटेक्टर, इसके अंदर जैसे मान लो 3 इनपुट ले रहा हूं, क्योंकि मेरा पहला स्टेप क्या था, इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करना है ना, और यहाँ आउटपुट आएगा 1 बाय। अब मैंने बोला आउटपुट 1 कब होगा, जब ज्यादातर इनपुट्स क्या हो जाए 1। 3 में से ज्यादातर इनपुट 1 होने का मतलब 3 में से जब 2 इनपुट 1 हो जाएंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो बनाते हैं जरा ट्रुथ टेबल, देखो A B C और Y है ना। अब यहां कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं 3 इनपुट में। तो पहले इनपुट ड्रॉ कर लो, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अब मैंने बोला, देखो स्टेप 2 था ना ट्रुथ टेबल बनाने वाला, अब मैंने बोला जब ज्यादातर इनपुट 1 हो जाएंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। पहला केस, तीनों इनपुट क्या है 0, तो 1 कितने हैं 0, तो मेजॉरिटी तो नहीं है। दूसरे में कितने 1 है 1, अभी भी माइनॉरिटी है। फिर एक 1 है, फिर भी माइनॉरिटी, अब 2 1 हो गए, तो 1 जो है 0 से ज्यादा हो गए, मेजॉरिटी हो गया। 1 1 है, 0 2 है, मेजॉरिटी है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। 2 1 और 1 0 है, क्या है मेजॉरिटी। 2 1 1 0 मेजॉरिटी, तीनों 1 मेजॉरिटी। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ 1 0 से ज्यादा होंगे तो उसे क्या बोल दोगे मेजॉरिटी। अब तीसरा क्या था, के मैप बनाना है। यहां कितने वेरिएबल का के मैप बनाओगे भाई, यहां बनेगा 3 वेरिएबल का के मैप। ठीक है, A B C, ठीक है, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 2 4 5 7 6। ठीक है, चाहे तो यहां डेसिमल वैल्यू भी लिख लो ताकि मिनटर्म आइडेंटिफाई कर पाओ। तो डेसिमल क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो जरा कौन कौन सी मिनटर्म पे बना रहा है। पहले मिनटर्म नंबर 3 पे बना रहा है, फिर मिनटर्म नंबर 5 पे बना रहा है, 7 पे और 6 पे। ये 4 1s आ रहे हैं। अब देखो यहाँ क्वाड तो बन नहीं सकता ना, चारों 1 एक स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो क्या बनाओगे पेयर। देखो एक पेयर बन गया, ये बन गया दूसरा पेयर, और ये बन गया तीसरा पेयर। ठीक है, अब यहां अगर वेरिएबल लिख लो BC, BC बार, B बार C, B बार C बार और A बार A। ये वर्टिकल वाली मिनटर्म बताओ जरा क्या होगी,
इसमें कॉलम कॉमन है, ये है BC। हॉरिजॉन्टल की पहली A कॉमन और कॉलम में से C कॉमन, AC। दूसरी हॉरिजॉन्टल वाली A कॉमन और कॉलम में से B कॉमन, AB। तो AB प्लस BC प्लस AC। ऐसा एक्सप्रेशन हमने पहले भी देखा है जब मैंने सेल्फ डुअल की बात की थी कि ये एक्सप्रेशन क्या है, इट इज सेल्फ डुअल। तो आगे भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए तो देखते ही समझ जाना इट इज मेजॉरिटी डिटेक्टर। तो ये क्या बताता है, आउटपुट 1 कब होगा, जब 3 में से 2 इनपुट एटलीस्ट क्या हो जाए 1। तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, लॉजिक सर्किट बनाना है ना लास्ट, पहले 3 एंड की टर्म्स है, बाद में क्या किया है और। तो देखो तो पहले ही हमने कर लिया एंड, दूसरे एंड गेट में क्या जाना चाहिए, बी जाना चाहिए और सी जाना चाहिए। ये दूसरे एंड का आउटपुट आ गया। तीसरे एंड के अंदर क्या जाना चाहिए, सी जाना चाहिए और ऊपर से ए जाना चाहिए। ये तीसरे एंड का आउटपुट आ गया और इन तीनों आउटपुट का हम क्या कर लेंगे, इन तीनों आउटपुट को हम कर देंगे और। ठीक है, तो ये बन गया बार। ये क्लियर है। तो इस तरह से पूरा कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन होता है कि पहले हमने ये देखा कितने इनपुट और कितने आउटपुट हैं, उसके बाद ट्रुथ टेबल, फिर के मैप और फिर लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो ये जनरल तरीका है कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने का। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगला लिखना माइनॉरिटी डिटेक्टर। माइनॉरिटी डिटेक्टर, तो इसमें लिखो a minority detector gives an output 1 if number of zeros at the input are more than the number of ones. Number of zeros at the input are more than the number of ones. ठीक है, तो अब देखो हम लोग माइनॉरिटी डिटेक्टर बना रहे हैं जिसका मतलब वंस माइनॉरिटी में होने चाहिए या जीरोस मेजॉरिटी में। तो कितने बिट का बनाने वाला हूं मैं, 3 बिट के माइनॉरिटी डिटेक्टर की बात करने वाला हूं। अब देखो पहले तीनों जीरोस हैं, तो तीनों जब जीरो हैं तो जीरोस किस में हो गए, मेजॉरिटी में, और वंस किस में हो गए, माइनॉरिटी। तो आउटपुट हाई आ गया, सही है। एक 1 है 2 0, तो 1 क्या है, माइनॉरिटी। 1 1 2 0 माइनॉरिटी, 2 1 1 0 मेजॉरिटी। 1 1 2 0 माइनॉरिटी, 2 1 मेजॉरिटी, 2 1 मेजॉरिटी, 3 1 मेजॉरिटी। अब देखो कौन कौन सी मिनटर्म आ गई यहाँ पे, 0 1 2 और 4। और यहाँ पे ये वाले टर्म्स ना लिख के अब हम कौन सी टर्म्स का यूज करने वाले हैं, 0 1 2 और 4। 0 1 2 4। अब देखो फिर से कोई क्वाड तो नहीं बन रहा है, 4 1 एक साथ नहीं है, तो क्या बनाए, पेयर। देखो पहला पेयर ये बन गया, दूसरा ये बन गया। अब ये तीसरा वन अकेला नहीं है, अगर ध्यान से देखो तो इस तरह की पेयरिंग बन सकती है। अब जरा वर्टिकल वाले का एक्सप्रेशन बताओ, वर्टिकल में क्या कॉमन है, कॉलम। कॉलम का एक्सप्रेशन क्या है, बी बार सी बार। दूसरा हॉरिजॉन्टल देखो, ए बार है कॉमन रोज में, कॉलम में क्या कॉमन है, बी बार, तो ए बार बी बार। तीसरा देखो ये जो रोल ऑफ से बना है, रो में कॉमन है ए बार, पहले और चौथे कॉलम में कॉमन क्या है, सी बार, यानी ए बार सी बार। कहने का मतलब ये हुआ जो पिछला एक्सप्रेशन था उसमें हर एक में क्या लग गया, हमारे पास बार लग गया। अब क्या करना पड़ेगा, देखो
एक एक इन्वर्टर एक्स्ट्रा यूज होगा। जब हमने हर वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट किया है तो एक एक इन्वर्टर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, और तब हमारा ये लॉजिक सर्किट आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी डिटेक्टर क्या है ना, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अ मेजॉरिटी डिटेक्टर, तो सिंपल याद भी रख सकते हो AB प्लस BC प्लस CA, वरना इनपुट डाल के भी चेक कर सकते हो। मेजॉरिटी डिटेक्टर क्या होता है, जब नंबर ऑफ 1 0 से ज्यादा होते हैं तो उसे बोलते हैं मेजॉरिटी डिटेक्टर। ये क्लियर हुआ, पूरा फ्लो समझ आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट का कैसे बनेगा। पहले इनपुट आउटपुट की बात करेंगे, फिर ट्रुथ टेबल, फिर के मैप और फिर लॉजिक सर्किट। इसी तरह से हर कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन होता है, नो मैटर कि वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। इसीलिए देखो ये बोला जाता है हमेशा कि डिजिटल डिजाइनिंग जो है ना एनालॉग से काफी आसान है, क्योंकि एनालॉग में कभी भी ऐसे स्टेप्स डिफाइन नहीं होते कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करो और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहां पे हर सर्किट को अलग से डिजाइन करना पड़ता है, इसीलिए एनालॉग डिजाइनिंग जो है वो डिजिटल डिजाइन से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। डिजिटल डिजाइनिंग में अगर इंटरेस्ट आ जाए ना तो तुम कितने से कितना बड़ा प्रॉब्लम भी टैकल कर सकते हो, बस इंटरेस्ट आने की बात है। और डिजिटल में इंटरेस्ट इसलिए भी आ जाता है क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, सारा जो गेम है वो किसका है, जीरोस और वंस का ही है, बाइनरी में तो चल रहा है सब कुछ, यानी हर जगह दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, सिर्फ 0 और 1। ठीक है, तो डिजिटल में अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो ना तो तुम कितने भी बड़े सर्किट को टैकल कर सकते हो, और जब बड़ा सा सर्किट खुद से डिजाइन कर लोगे तो अंदर से भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने एक मीनिंगफुल सिस्टम बनाया है। अब देखो अगला हम लोग जो बात करेंगे, अब आगे हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक सर्किट्स की। अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन या अरिथमेटिक सर्किट की बात करेंगे, तो इसके अंदर मेनली हम तीन चीजों पर फोकस करेंगे, एडर, सब्ट्रैक्टर और मल्टीप्लायर। ठीक है, इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एडर और सब्ट्रैक्टर। तो अगर प्रायोरिटी वाइज अरेंज करोगे तो एडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक सर्किट, देन सब्ट्रैक्टर एंड देन मल्टीप्लायर। इसलिए अगर एडर को अच्छे से समझ लोगे तो बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि उस पे क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल भी बना सकता हूं और काफी कॉमन सर्किट है। अब एक चीज सोच करके देखो, जो अपनी डे टू डे लाइफ है, कैलकुलेटर यूज करते हो, इंजीनियर हो, बिल्कुल यूज करना पड़ेगा, तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन तो चलता ही है। तो इसका मतलब है अब जो मैं सर्किट बनाने वाला हूं उनका कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, उसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये सर्किट बनाने के लिए बना दिया गया है, एंड और इन सब का क्या पर्पस है। अब तुम ये देखोगे कि जो हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखे हैं वो एक मीनिंगफुल शेप लेंगे, वो सब जुड़ करके एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिससे कि कुछ काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले कहां से शुरू कर रहे हैं, एडर से। ठीक है, एडर में भी हम लोग सबसे पहला ले रहे हैं केस हाफ एडर। तो हम लोग एडर और सब्ट्रैक्टर साथ साथ लेके चलेंगे, इसीलिए पहले हाफ एडर लेंगे तो फिर उसके बाद हाफ सब्ट्रैक्टर की बात करेंगे। अब देखो ये हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर एक ऐसी डिवाइस है जो दो बिट को ऐड करने के काम में आती है। ठीक है, बिट माने बाइनरी डिजिट, तो जो दो बिट को ऐड करने में डिवाइस काम आए उसे बोलते हैं हाफ एडर। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है भाई इसको हाफ क्यों बोला। ठीक है, देखो उसका रीजन ये होता है, मान लो मेरे पास दो बाइनरी नंबर है, या पहले चलो एक काम करता हूं, हाफ का मतलब अभी थोड़ा सा वेट करो फिर समझाता हूं कि हाफ क्यों बोलते हैं इसे। पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देख लो, हाफ एडर, हाफ एडर के अंदर दो इनपुट होंगे, सपोज ए और बी, और जब दो नंबर्स को ऐड करते हो तो दो चीजें जनरेट होती हैं, एक तो होती है सम और एक कैरी। ठीक है, तो दो इनपुट है और दो ही आउटपुट है। एडिशन में हमेशा दो नंबर्स का सम भी आता है प्लस कैरी भी आती है। अब देखो एडिशन की कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4। तो जब ट्रुथ टेबल की बात करोगे देखो ए बी एस और सी,
कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनपुट के? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 4 इनपुट पॉसिबल है। अब जरा एडिशन समझो, 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है, तो ना तो सम आया ना ही तो आई कैरी। 0 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है, तो सम तो आ गया 1, कैरी बन गई 0। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1, तो सम आ गया 1, कैरी बन गई 0। 1 प्लस 1 2। अब देखो 2 को बाइनरी में नहीं लिख सकते, 2 को डायरेक्टली बाइनरी में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ क्या अलाउड है? 0 और 1। तो 2 को हम लोग बाइनरी में ऐसे लिख देते हैं, 1 प्लस 1 हुआ 2, इसको लिख दिया 1 0। इसका मतलब है ये जो बिट आ गई ये तो हो गया सम और ये हो गई कैरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम हो गया 0 और कैरी हो गई 1। क्योंकि जो आगे वाला नंबर होता है वो हमेशा क्या हो जाता है? कैरी हो जाता है ना। ये जो पहली बिट है ये क्या कहलाएगी? कैरी, और अगली बिट क्या कहलाएगी? सम। नहीं तो देखो ऐसे सोचो, 9 प्लस 8 क्या लिखते हो? 17, तो 17 का 7 यहां लिखते हो और 1 कैरी जाता है। ऐसे मैंने बोला 1 प्लस 1 क्या है? 2, 2 को लिखा 1 0, तो जो आगे वाली डिजिट है वो क्या कहलाएगी? कैरी, और पीछे वाली क्या कहलाएगी? सम। ठीक है, फिर क्या करते हो? 2 प्लस 3 प्लस 1 हो गया 6। इस तरह से एडिशन होता है ना। तो सेम एडिशन में किसमें कर रहा हूं? बाइनरी में। अब आते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पे कि हमने इसे हाफ एडर क्यों बोला, इसमें हाफ वाली बात क्या थी। अब एक चीज सोचो, अगर एक प्रैक्टिकल केस लें, मान लो मेरे पास दो 4-4 बिट के नंबर है और मैंने 4 बिट के ग्रुप को क्या नाम दिया था? याद करो, शुरुआत में बताया था 4 बिट के ग्रुप को बोलते हैं निबल। तो मेरे पास दो निबल है, जैसे देखो 1 0 1 1 0 1 0 1। अब जरा इन दोनों को ऐड करो। एडिशन हमेशा कहां से शुरू होता है? लास्ट डिजिट से, याद है ना। डेसिमल में भी कहां से शुरू करते हो? लास्ट डिजिट से। 1 और 1, 1 और 1 का सम आता है 0 और कैरी चढ़ जाती है 1। अब देखो इस वाले एडिशन में, देखो इस वाले में कितने नंबर से ऐड कर रहे हो? 3। क्यों? एक पिछली बिट की कैरी भी लेकर के चल रहे हो। अब बताओ 1 प्लस 1 प्लस 0 2 ही आएगा ना, तो सम 0 कैरी 1। 1 प्लस 1 प्लस 0 सम 0 कैरी 1। 1 प्लस 1 प्लस 0 सम 0 कैरी 1। अब इसके अंदर एक चीज सोच के देखो, जब मैंने लास्ट बिट का एलएसबी के बाद के जो एडिशन किए हैं उसमें मैंने दोनों ही 3 डिजिट को ऐड किया है। कैसे? दो तो नंबर्स और एक पिछली बिट की कैरी। लेकिन हाफ एडर में दो ही इनपुट है, तीसरा इनपुट तो नहीं ले सकता ना। तो यानी जो सेकंड वाला एडिशन हुआ ये हाफ एडर से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स को ऐड कर रहे हो? इसमें 3 डिजिट को ऐड कर रहे हो, तो यहाँ हाफ एडर काम नहीं आ सकता। तो हाफ एडर को हाफ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पिछली बिट से जनरेट होने वाली कैरी को वो एक इनपुट की तरह नहीं लेता है, वो सिर्फ दो ही बिट्स का सम करता है। तो जब हम आगे जाएंगे और हम चाहते हैं कि पिछली बिट की कैरी को भी कंसीडर किया जाए, तो उसके लिए सर्किट बनता है फुल एडर। और फुल एडर में कितने इनपुट होंगे? फिर सोच के देखो, 3 इनपुट, दो तो जो नंबर ऐड करने हैं और तीसरा इनपुट क्या होगा? पिछली बिट से आने वाली कैरी। तो हाफ एडर इन दोनों को तो ऐड कर सकता है, लेकिन आगे के एडिशन सिर्फ किससे हो सकते हैं? फुल एडर से। ये बात क्लियर हुई? इसीलिए इसको हाफ एडर बोलते हैं। चलो अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट के प्रोसेस पे वापस चलते हैं। नाम क्लियर है ना, हाफ एडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीसरी बिट एज अ इनपुट यूज नहीं हुई है। अब अगर आगे चलते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव क्या था कि लॉजिक को मिनिमाइज करना है। दो बिट है, दो वेरिएबल में के मैप बना करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछता हूं यहां से एक्सप्रेशन पहचानो। सम देखो, सम क्या है? 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0। यानी जब दोनों नंबर अनइक्वल है तो सम आ रहा है 1, और जब दोनों नंबर इक्वल है तो सम आ रहा है 0। ये किसका डिस्क्रिप्शन था? ये डिस्क्रिप्शन था जोर गेट का, क्योंकि जोर गेट क्या था? इनइक्वालिटी डिटेक्टर।
तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, ये जो सम है ये बनेगा A XOR B। अब समझ आया? देखो XOR ऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने उसका एक रेलेवेंस लॉजिक गेट में बताया था, स्टेयरकेस स्विच होता है। दूसरा रेलेवेंस यहां से देखो कि एक्चुअल एडिशन और गेट नहीं करता, कौन करता है? XOR गेट। जबकि हम क्या सोचते हैं कि A प्लस B का मतलब है A और B का एडिशन, जबकि वो है A और B का और एडिशन एक्चुअल में किससे होता है? XOR से। अब जरा कैरी देखो, दूसरा आउटपुट, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, जब तक हमने K-मैप की बात की थी एक ही आउटपुट लेके चल रहे थे, अब दो आउटपुट है तो दोनों आउटपुट का एक्सप्रेशन अलग अलग लिखा जाएगा, इन दोनों में रिलेशन नहीं लिया जाता है, यानी सम को अलग ट्रीट करो और कैरी को अलग। देखो 0 0 पे 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0 और 1 1 पे 1। तो जब दोनों 1 है तभी कैरी क्या आ रही है? 1। किसका डिस्क्रिप्शन है? एंड गेट का। तो सी क्या हो गया? ए। एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब जरा बना दो इसका सर्किट। क्या करोगे? ए लिया, बी लिया, दोनों किसमें पास कर दिया? एक्सॉर गेट के अंदर। क्या मिल गया? सम मिल गया। ऐसे ही दोनों नीचे ले आओ। किसमें पास कर दो? एंड गेट में। क्या बन गया? कैरी। अब देखो जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना इसका सर्किट का, तो ये तो तुम्हारी चिप बन के आएगी, आईसी कह सकते हो। लैब में क्या करते हैं, चेक करने के लिए 0 और 1 यहां कनेक्ट कर दी जाती है एक एलईडी। ये एलईडी हमने एक्सटर्नल लगाई है, यानी जब आउटपुट 1 आएगा तो ये एलईडी जल उठेगी। तो एलईडी ग्लो करती है माने 1, एलईडी ग्लो नहीं करती माने 0। ठीक है, तो ये वाली एलईडी कब ग्लो करेगी? दो जगह 0 1 और 1 0 पे, और ये 1 1 पे। तो एक आउटपुट हो गया यहाँ पे सम और ये हो गया कैरी। ठीक है, तो डिजिटल के आउटपुट को ऑब्जर्व करने का एक ही तरीका है कि आउटपुट पे एलईडी लगा दी जाए, और अगर एलईडी ग्लो कर गई तो वो क्या होगा? ऑन या फिर 1, और एलईडी अगर ग्लो नहीं की तो क्या हो जाएगा? 0। अब देखो जैसा हमने बोला था कि नैंड नॉर ये दो ऐसे गेट है जो यूनिवर्सल गेट है, यानी कोई भी लॉजिक सर्किट बनाने के काम में आ सकते हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि इस डिवाइस को जोर और एंड गेट से ना बनाते हुए किससे बनाऊं? नैंड गेट से। तो देखिए नैंड गेट से कैसे बनेगा। तो हम नैंड के अंदर इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। अब ये चीज समझना जरा कि नैंड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। याद करो जब यूनिवर्सल गेट पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जोर गेट बनाने में कितने नैंड गेट लगते हैं? 4 नैंड गेट का यूज होता है। तो पहले जोर गेट ही बना लो। एक काम करते हैं, जोर गेट में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम करते थे ए और बी का नैंड। देखो जोर गेट कैसे बनता था, ए और बी का नैंड कर लिया जाता था, तो यहां क्या मिल जाता था? ए बी का बार। अब ये जो आउटपुट होता था ये दो नैंड गेट में जाता था। ऊपर वाले नैंड गेट में दो इनपुट होते थे, पहले गेट का आउटपुट और ए, और ऐसे ही नीचे वाले नैंड गेट में दो इनपुट होते थे, ऊपर वाले का आउटपुट और नीचे से बी। इधर आ गया। अब यहां क्या मिल जाता है? ए डॉट ए बी बार होल बार, ऐसे इधर बी डॉट ए बी बार होल बार, क्योंकि नैंड क्या करता है? दो इनपुट का एंड लेके बार लगा देता है। अब इसके बाद इन दोनों आउटपुट्स को भी क्या कर लेते थे? एक नैंड गेट में पास कर देते। तो ये हो जाता था ए जोर बी। ये तो जोर बन गया, यानी ये क्या आ गया? सम। तो सम बनाने में तो 4 नैंड गेट लगे, लेकिन कैरी में क्या चाहिए?
कैरी में चाहिए ए बी। अब देखो ये वाला आउटपुट, ये क्या है, ए बी बार है। अगर मुझे ए बी बनाना है तो देखो क्या करता हूं, इस आउटपुट को नीचे निकाल लो और इसको इन्वर्ट कर दो। अगर ए बी बार को इन्वर्टर से पास करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी, और ये क्या हो गया, कैरी। तो देखो कितने नैंड गेट का यूज हुआ, टोटल 5 का। 4 नैंड गेट तो जोर गेट बनाने में लग गए और कैरी जनरेट करने के लिए एक नैंड गेट की हमें जरूरत पड़ी। तो इंटरनली चाहते तो हम सारे गेट किससे रिप्लेस कर सकते थे, नैंड गेट से। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड कितने होंगे, इट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि नॉर गेट से बनाओ। भाई नॉर गेट भी तो हमारा यूनिवर्सल गेट है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मैं नैंड गेट से ही बनाऊं। तो अब अगली इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अगर यही सर्किट मुझे नॉर गेट से डिजाइन करना होता, नॉर गेट इंप्लीमेंटेशन, अब देखो नॉर से कैसे बनाओगे। पहले एक छोटा सा सर्किट समझना। अगर मैं ए और बी का नॉर ले लूं तो यहां क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का बार। और ऐसे अगर ए बी का एंड ले लूं, अभी ये मत सोचना कि मैं नॉर से ही बनाना था, अभी आऊंगा नॉर पे, सिर्फ एक सर्किट एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां क्या मिल गया, ए बी, और इन दोनों पे भी अगर नॉर लगा दिया जाए तो मैं पूछता हूं लॉजिक एक्सप्रेशन क्या आएगा। यहां क्या होगा, ए बी प्लस ए बार बी का होल बार। अब ये जो होता है डी मॉर्गन लॉ अगर लगाते हो तो ए बार प्लस बी का, ए प्लस बी का बार अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा। अब ये अंदर वाला एक्सप्रेशन मुझे पता है ए एक्स नॉर बी का है, तो ए एक्स नॉर बी का बार क्या हो गया, ए एक्स और बी। यानी अगर जोर गेट बनाना है तो 2 नॉर गेट और एक एंड गेट लगेगा। एंड गेट का फायदा क्या, यहाँ पे क्या मिल गया, कैरी। तो अब मुझे क्या करना है, नॉर गेट में ये तो डायरेक्टली है, इस एंड गेट को किस में लाना पड़ेगा, नॉर गेट के अंदर मुझे लाना पड़ेगा। ये बात क्लियर होती है। तो मुझे क्या करना है, नीचे वाले एंड गेट को कैसे भी नॉर गेट में लाना है। अब ये काम कैसे हो पाएगा, ये चीज समझना। एंड गेट से क्या बनाना है, ए बी। देखो एंड गेट से जो ए बी बनने वाला है, ए बी को ऐसा कह सकते हो, ए बी के बार का बार, अंदर वाले बार को अगर तोड़ लो डी मॉर्गन लॉ से, ए बार प्लस बी बार का बार, यानी ए बार और बी बार का नॉर करना है। तो ए बार बनाने के लिए क्या लगाओगे, नॉर गेट। अब देखो कैसे चलते हैं, ये ऊपर मैंने सबसे पहले ए और बी इन दोनों को नॉर गेट में भेज दिया। अब मुझे नीचे बनाना था ए और बी का बार, तो ये मुझे मिल गया यहां पे ए बार, ऐसे ही मुझे यहां बनाना था बी का बार, तो मुझे नीचे क्या मिल गया, बी का बार। अब मुझे पता है ए बार और बी बार का अगर नॉर ले लिया जाए तो क्या मिल जाता है, एंड गेट ना। तो ये नीचे वाला एंड गेट 3 नॉर गेट से बन गया। अब मुझे पता था एंड गेट और नॉर गेट के आउटपुट को
अगर एक और नॉर गेट में पास करा दे तो क्या बन जाता है, एक्सॉर बन जाता है। तो ये क्या आ गया, सम, और ये डायरेक्टली क्या आ गई, कैरी। तो इस बार कितने नॉर गेट लगे भाई, 3 नीचे 2 ऊपर, तो 5 नॉर गेट्स रिक्वायर्ड। कहने का मतलब 5 ही नैंड गेट की जरूरत पड़ती है अगर डिजाइन करना है, और 5 ही नॉर गेट की जरूरत पड़ती है। तो ये नंबर ऑफ गेट याद रखना, कभी भी ये सर्किट पूरा बनवाया जाए डायरेक्टली किसी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा क्या होगा कि वो ये पूछ लेगा कि अगर नैंड गेट से इंप्लीमेंट करता तो कितने गेट्स की जरूरत पड़ती, या नॉर गेट से इंप्लीमेंट करता तब कितने गेट की मुझे जरूरत पड़ती, ठीक है। तो ये क्लियर है। हाफ एडर कुछ भी नहीं है, एक ऐसा सर्किट जो 2 बिट को ऐड करे और ये 2 आउटपुट देता है, एक तो 2 बिट का सम और एक उससे बनने वाली कैरी। आगे चलते हैं, अगले सर्किट की बात करते हैं। अरिथमेटिक सर्किट्स के अंदर अगला सर्किट है अपना हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना हाफ सब्ट्रैक्टर। अब देखो, जैसे हाफ एडर क्या करता है, 2 बिट का एडिशन करता है, ऐसे हाफ सब्ट्रैक्टर क्या करता है, 2 बिट्स का डिफरेंस लेता है। लेकिन फिर इसे हाफ क्यों बोला, अगेन सोच के देखो, अगर 2 डेसिमल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे 63 और 29 सपोज। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या करते, 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 लेकिन छोटा नंबर है तो क्या करते, बोरो लेते। जब यहां से बोरो लेते 1 तो ये बन जाता 13 में से 9 जाता 4, ठीक है। और फिर यहां क्या बचता 5 माइनस 2 3। तो जब बोरो ले रहे हो तो एक तरह से एक बिट से दूसरी बिट क्या जाती है, बोरो। तो हाफ सब्ट्रैक्टर 2 ही बिट का डिफरेंस ले रहा है, तो तीसरे इनपुट को इग्नोर कर रहा है। वो इनपुट क्या है, बोरो इनपुट, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था हाफ एडर पिछली बिट से आने वाली कैरी को इग्नोर कर रहा है, ऐसे ही हाफ सब्ट्रैक्टर पिछली बिट से आने वाली अगली बिट से आने वाली बोरो को इग्नोर करता है। इसीलिए पूरा सब्ट्रैक्शन कभी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आधे सब्ट्रैक्शन के काम में आ सकता है। तो जो हाफ सब्ट्रैक्टर होता है, इसमें लिखना हाफ सब्ट्रैक्टर इज यूज्ड टू take the difference of 2 bits, is used to take the difference of 2 bits, but it does not consider the borrow from the previous bit. It does not consider the borrow from the previous bit. अब देखो, जब 2 नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं तो 2 चीजें होती हैं, एक तो डिफरेंस आता है और एक आता है बोरो। तो मेरे पास 2 इनपुट है, 2 बिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ऐसे ही 2 आउटपुट होंगे, एक तो डिफरेंस और एक बोरो आउटपुट। बी आउट का मतलब है बोरो आउटपुट, ये बात समझ आई। तो इस सिस्टम के अंदर 2 ही इनपुट है और 2 ही क्या है, आउटपुट। अब 2 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे पास, सोच के देखो। 2 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हो, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। समझ के देखते हैं, मुझे क्या करना है यहां, बेसिकली a माइनस बी परफॉर्म करना है, ठीक है। 0 में से 0 गया तो ना तो कोई डिफरेंस ना कोई बोरो। अब बात है 0 में से 1 गया, 0 में से 1 नहीं घटा सकते। एक चीज देखो, अभी जब मैंने डिफरेंस बताया था, मैंने बोला था 3 में से 9 नहीं घट सकता है, तो जब यहां से 1 लिया था तो ये क्या बन गया था, 13 में से 9 कम हो सकता था। ऐसे ही देखो, जब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नहीं हो सकता, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बोरो ले लेते हैं 1,
और बोरो लेने के बाद ऐसा मत कहना कि 1 हो जाएगा। देखो यहाँ 3 से 4 नहीं हुआ था, वो 1 इसके पहले आके लग गया था, 10th प्लेस में लग गया था। ऐसे ही यहाँ जो 1 बोरो ले रहे हो वो कहां लग जाएगा, 0 के आगे। और 1 0 का क्या मतलब होता है डेसिमल में, 2 2 माइनस 1 क्या आ गया, 1। ये बात समझ आई। तो जो 1 बोरो हो रहा है कभी भी ऐसा मत करना उसे 0 में जोड़ दो, वो 0 के आगे आके प्लेस होगा और 1 0 बन जाएगा 2। तो डिफरेंस कितना आया 1, लेकिन बोरो कितना लेना पड़ा 1। 1 में से 0 गया 1 आ गया, बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 में से 1 गया 0 डिफरेंस आया और बोरो की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात समझ आई। बोरो कब जरूरत पड़ता है, जब हम एक छोटे नंबर में से एक बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसके अंदर जरा डिफरेंस में देखो 1 कहां कहां पे आ रहा है, डिफरेंस के अंदर 1 आ रहा है 2 जगह। अगर इसको डेसिमल में लिखा जाए कहां कहां पे 1 आ रहा है, डेसिमल है 0 1 2 3। तो कौन कौन सी मिन टर्म पे 1 आ रहा है, 1 और 2 पे। तो मैं डिफरेंस को लिख देता हूं सिग्मा m 1 2, और बोरो आउटपुट में 1 कहां आ रहा है, मिन टर्म 1 में आ रहा है। तो सिग्मा की तो जरूरत ही नहीं है, एक ही मिन टर्म आ रही है। अब देखो सिग्मा m 1 2, फिर से देखो 0 1 पे आउटपुट आ रहा है 1, 1 0 पे आउटपुट आ रहा है 1। ये किसका काम है, ये काम है एक्सॉर गेट का। तो ये हो गया A एक्सॉर B, यानी हाफ एडर का जो सम आता है वही हाफ सबट्रैक्टर का क्या है, डिफरेंस। लेकिन हाफ एडर में कैरी आउटपुट जो आया था वो इस वाली मिन टर्म पे आया था 3 पे। अब की बार बोरो आउटपुट कहां आ रहा है 1 पे। 1 वाली मिन टर्म का नाम बताओ। मिन टर्म लिखने के लिए क्या बोला था, 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा A बार B। तो बोरो आउटपुट हो गया मिन टर्म 1 विच इज A बार B। तो अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, कैरी आउटपुट क्या था AB और डिफरेंस बोरो आउटपुट क्या है A बार B। तो बार किसका लेना है, बार लिया जाता है मिन्यूएंड का। मैंने कहा था जब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो पहले नंबर को क्या बोलते हो मिन्यूएंड और दूसरे को क्या बोलते हो सबट्रेहेंड। तो जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका क्या लोगे, बार। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो उसे नाम क्या दिया जाता है, मिन्यूएंड। तो इसका मतलब कैरी से बोरो आने के लिए एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेना है, कौन से नंबर का, जिसमें से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका लॉजिक सर्किट बना लेते हैं। अगर सिंपल टर्म्स में बनाएं जहां हमें सारे लॉजिक गेट्स अलाउड होते हैं, तो जोर गेट लगा करके क्या मिल जाएगा, जोर गेट लगा करके यहां मिल गया डिफरेंस। और बोरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, A का बार लेना पड़ेगा और B एज इट इज आ जाएगा। तो ये बोरो आउटपुट हो जाएगा विच इज A बार B। तो ये जो है इस तरह से मेरे पास एक आईसी आ जाएगी, जो आईसी किसकी होगी, आईसी माने इंटीग्रेटेड सर्किट, किसकी होगी, हाफ सबट्रैक्टर की। अगेन आउटपुट ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एलईडी लगानी पड़ेगी कि अगर आउटपुट 1 आया तो एलईडी ग्लो हो जाएगी और आउटपुट अगर 0 आया तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, हाफ सबट्रैक्टर। ये बात क्लियर है। अब जैसे हाफ एडर में किया था, अगर इसमें भी मैं ये चाहूं कि मुझे पूरा सर्किट बनाना है नैंड गेट या नॉर गेट की मदद से, तो पहले नैंड गेट की बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन। अच्छा वैसे एक चीज सोच के देखो, यहां मैंने जो डिफरेंस है ना वो कोई कॉम्प्लीमेंट की मेथड से नहीं किया, यहां मैंने डिफरेंस डायरेक्टली कर दिया। तो अगर ये चीज समझ पा रहे हो ना कि बोरो की टर्म्स में डिफरेंस कैसे लिया जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तब तुम्हें कभी कॉम्प्लीमेंट का यूज ही नहीं करना पड़ेगा कभी सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अब वापस आ जाओ नैंड गेट पे। हमें पता है एक्सोर गेट कैसे बनता है, एक्सोर गेट 4 नैंड गेट से बनता है।
तो देखो ए बी, इन दोनों को किस में पास कराया है, नैंड गेट के अंदर पास कराया, फिर इसके आउटपुट को एक और नैंड गेट में भेजा, ठीक है, और आउटपुट को एक और नैंड गेट में भेजा, और फिर ये दोनों आउटपुट को किस में भेजा, एक और नैंड गेट के अंदर भेजा। फाइनली क्या जनरेट हो गया, यहां जनरेट हो गया अपना ए XOR बी, जो कि था डिफरेंस। अब बात है ए बार बी कहां से बनाऊं, देखो ये सिग्नल क्या था, ए बी का बार, ये था ए डॉट ए बी का बार होल बार, और ये था बी डॉट ए बी का बार होल बार। अगर इन दोनों सिग्नल्स को सिंप्लीफाई किया जाए, देखो ए डॉट ए बी का बार, ए बी के बार को क्या लिख लोगे, ए बार प्लस बी बार का बार, तो ये क्या हो गया, ए इंटू ए बार क्या हो जाएगा 0, ए इंटू बी बार ए बी बार, ये बन गया। ऐसे ही देखो बी डॉट ए बी का बार, डी मॉर्गन लॉ से ए बी के बार को कैसे तोड़ोगे, ए बार प्लस बी बार, बी डॉट ए बार बी ए बार, बी डॉट बी बार 0, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये वाला जो नीचे वाला सिग्नल है ये क्या है, ए बार बी का बार, मुझे चाहिए क्या, ए बार बी, यानी जो नीचे वाला सिग्नल है इसको हम लोग किस में पास करा दें, एक इन्वर्टर में। इन्वर्टर कैसे बनता है, जब दोनों इनपुट नैंड गेट के सेम होते हैं तो क्या बनता है, इन्वर्टर। क्या मिल जाएगा यहां से, बॉल। तो कितने नैंड गेट लगे, 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ी, 5 नैंड गेट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 5 नैंड गेट से हमने क्या बना लिया, यहां पे हमने बना लिया हाफ सबट्रैक्टर। ऐसी नॉर गेट पे आ जाओ, ये नॉर गेट कितने लगेंगे, अब नॉर गेट में जैसे नैंड गेट से एक्सॉर बनता है, ऐसे ही नॉर गेट से क्या बनता है, एक्स नॉर बनता है। तो नॉर गेट से एक्स नॉर तो बना ही सकते हो, और एक्स नॉर से एक्सॉर कैसे आओगे, एक कॉम्प्लीमेंट लेके। तो देखो सेम तरह का सर्किट बनाता हूं, बट वहां समझने वाली बात ये होगी, जैसे नैंड गेट लगाने से एक्सॉर बन गया था, सेम सर्किट अगर नॉर में यूज करते हो तो क्या मिलेगा, एक्स नॉर मिलेगा। ये ऊपर वाला एक्स नॉर गेट लगा दिया, एक नीचे नॉर गेट लगा दो जैसे नैंड लगाया था, और इसमें क्या पास कर दो, दूसरा इनपुट, ये ए है हमारा और ये हमारा बी है, और ये दोनों नॉर गेट का आउटपुट एक और नॉर गेट से पास कर दो, ठीक है। अब सिग्नल्स की बात करते हैं, देखो यहां मिलेगा ए प्लस बी का बार, और यहां क्या होगा, ए प्लस बी का बार होल बार, और इधर क्या होगा, बी प्लस बी का बार होल बार। अब अगर ये सिग्नल्स को सिंप्लीफाई किया जाए, ए प्लस बी का बार क्या लिख सकते हो, ए बार प्लस बी बार, इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस ए बार बी बार, रिडंडेंट लिटरल रूल से इसे लिख सकते हो ए प्लस बी बार। इसे क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी बार को ए बार बी का बार और बार। मैंने डी मॉर्गन थ्योरम उल्टी लगा दी, क्योंकि अगर देखो अंदर वाला ब्रैकेट खोलोगे तो यही मिलेगा ए प्लस बी बार, तो ये हो गया ए बार बी। तो ये वाला सिग्नल किसके बराबर है, ए बार बी के। सेम वे में ये वाला सिग्नल किसके बराबर होगा, ए बी बार के। अब देखो अगर ये ए बार बी है तो ये डायरेक्टली क्या मिल गया, बोरो आउट मिल गया, और अगर ये एक्स नॉर गेट बना है तो इसको एक्सॉर बनाने के लिए क्या लगा दो, एक इन्वर्टर। इन्वर्टर लगा के क्या मिल गया यहाँ पे,
डिफरेंस आउटपुट आ गया, तो ये क्या हो गया, डी। तो यानी कितने नॉर गेट लगे हमारे पास, 5 नॉर गेट रिक्वायर्ड। फिर डायरेक्टली नंबर याद रख लो 5। तो नैंड हो या नॉर हो, हाफ एडर हो या हाफ सबट्रैक्टर हो, 5 ही गेट्स की जरूरत पड़ती है दोनों के इंप्लीमेंटेशन के अंदर। ये चीज क्लियर है कि हाफ सबट्रैक्टर हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। तो हाफ सबट्रैक्टर क्या करता है, 2 बिट्स का डिफरेंस लेता है, लेकिन तीसरा जो कि बोरो होना चाहिए उसको ये कंसीडर नहीं करता है। ये चीज क्लियर है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशन का हमने शुरुआत की है, तो हमने किससे शुरू किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब आगे बढ़ेंगे तो मैं दिखाऊंगा एक कंप्लीट एडर कैसे बन सकता है, जिसमें कि पिछली बिट से आने वाली कैरी को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो उसका डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे। इस वाले में पूरे में याद क्या रखना है कि 5 गेट की जरूरत पड़ती है, नैंड हो चाहे नॉर, हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।